गरजने जा रहा हूँ 1 घंटे, ठीक है। तो गुरुकुल के हमारे स्टूडेंट कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लग रहा है कुछ लोगों की कॉपियाँ वॉपियाँ बड़ी अच्छी दिख रही हैं। सो वेलकम ऑल। किसकी पहली क्लास है? कोई नहीं है? चलिए, वेरी गुड। जय हिंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग जैसा गुरुकुल में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि गुरुकुल में हम एक थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करते हैं, थिंकिंग। और इससे पहले मैंने आपको एक्टिव नोट्स सिखाए थे कि एक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं, और एक्टिव स्टडी मैंने आपको 6 लीडरशिप क्वालिटीज़ बताई थी कि गुरुकुल में हम 6 लीडरशिप क्वालिटी सीखेंगे। वो ऐसी चीज़ें जो हमारी पढ़ाई को बहुत स्मार्ट करती हैं, वो ऐसी चीज़ें जो हमारी पढ़ाई को आगे लेकर जाती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको एक्टिव लर्निंग सिखाई थी कि टीचर जब तक बोलता रहेगा या जब तक हमारे डिस्कशन होंगे तब तक हम लगातार उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने उजांग टाइम्स के कुछ आप लोगों को स्लाइड्स भी दी और उस पर आपको स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए बोला। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, कई बच्चों ने भेजा भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनके नोट्स बहुत स्मार्ट थे कि 12-12 पेज को वो अब हार्डली 1 पेज के अंदर लेकर आ रहे हैं, सिंबॉलिक कर रहे हैं। तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको कलर कोडिंग सिखाऊंगा, और आज मैं आपको दुनिया के सबसे लीडिंग पैरेलल थिंकर एडवर्ड डी बोनो, बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है, बोनो फाउंडेशन, और इनकी 3 बड़ी खूबसूरत किताबें हैं। पहली किताब का नाम है लैटरल थिंकिंग, दूसरी किताब का नाम है 6 थिंकिंग हेड, और तीसरा जो इनका रिसर्च है अ ब्यूटीफुल माइंड। ये तीनों वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं और मुझे बहुत प्रभावित करती हैं ये। और इसमें इनका जो मेथड है 6 थिंकिंग हैट्स, जिसमें 6 कलर्स को हम यूज़ करके हम एक थिंकर बन सकते हैं, हम एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जनरेट कर सकते हैं, हम नोट्स अच्छा बना सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, और जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है हम उसको काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो रेडी हो सीखने के लिए? पक्का? सभी को एक्टिव लर्निंग का बेस पता है? तो जब तक टीचर बोलता है कैसे आप वर्ड्स को जो सुना जाता है, लिसनिंग को आप रीडिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्मार्ट नोट्स करते हैं, और आपने गुरुकुल में ये चीज़ें सीखी हैं। आज मैं आप लोगों को कलर कोडिंग सिखाने जा रहा हूँ। 6 कलर्स का यूज़ करके, जिनके अपने सिंबल्स होते हैं, कोड होते हैं, हम अपने लिखने की ज़रूरत को भी ख़त्म कर देंगे। और कैसे एक बड़ी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को हम कैसे उसको 6 पार्ट में तोड़कर इसको बहुत आसान कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी मुझे कुछ PDF की, जिसमें अभी मैं आज रेफरेंस लूँगा जो मैंने आप लोगों को उजांग टाइम्स की PDF दी थी। जेंडर गैप पे एक रिपोर्ट भेजी थी मैंने, आप सभी के मोबाइल में होगी। तो हम यहाँ सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम इस रिपोर्ट में जो अभी चीज़ें नहीं दी हैं हम वैसे भी कैसे सोच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। और एडवर्ड डी बोनो की ये जो मेथड है 6 थिंकिंग हैट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, हैट का यहाँ जो तात्पर्य है कि हम टोपी को अपने सर पर पहनते हैं, सर सबसे ऊपर होता है। और ये कहता है कि ये थिंकिंग हैट्स का मतलब ये एक्चुअली मेटाफर है, एक जिसे कहते हैं वाक्यांश है। थैंक यू सो मच, बस एक काफ़ी है। एक वाक्यांश है जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान के दिमाग के 6 थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। तो आज हम यही बात सीखने जा रहे हैं 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में, ठीक है। एक इफेक्टिव पैरेलल थिंकिंग है। अब पैरेलल थिंकिंग क्या होती है? समानांतर सोच क्या होती है? होता यह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया जाता है लीनियर थिंकिंग, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी जो सोचने की कला होती है, हमारे जो सोचने का ढंग होता है, उसमें आपने पैरेलल कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा। आज की डेट में बहुत से हाई प्रोसेसर्स आ रहे हैं, बहुत हाई प्रोसेसर्स आ रहे हैं। तो उनकी खास बात क्या होती है? पहले जमाने में जब कंप्यूटर हल्के हुआ करते थे तो हम एक कमांड देते थे, आपने देखा होगा 2-4 फाइल एक साथ खोलो तो कंप्यूटर धीमा हो जाता था। बट नाउ इट इज वर्ड इज वेरी स्मार्ट। तो स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि फोन अब जो है लिपस्टिक पाउडर लगा के आने लगा है, बस क्या हुआ उसका प्रोसेसर बहुत एडवांस हो गया है। आपने ऑक्टा कोर, पेंटाकोर इस तरह के नाम सुने होंगे अपने फोन में, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, एनवीडी, इस तरह नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो क्या होता है? वो थ्रेड्स बनाते हैं। अगर उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो वो क्या होता है कि आप एक साथ पिक्चर भी देख सकते हैं, एक साथ गाने भी सुन सकते हैं, आप अपना मल्टीपल विंडो में आप PDF भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरा ही टैब है तो ये क्या होता है, कई विंडोज एक साथ ओपन कर देता है। तो मैं इस विंडो पे ये काम कर सकता हूँ, इस विंडो पे एक ही स्क्रीन पर ये मल्टीपल चीजें बना देता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये पैसा इसीलिए ले रहे हैं एप्पल वाले कि ये बहुत ही एडवांस चिप यूज करते हैं, M1 चिप, M2 चिप, जो बहुत एडवांस चिप है इनकी, बायोनिक चिप यूज करते हैं। सो ये चिप क्या है? उसका ब्रेन है। तो पूरी दुनिया में जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं, जिसके लिए आप बहुत पैसा देते हो,
लाखों लाखों रुपए आप पे करते हो। तो वो सिंपली क्या होता है, वो स्मार्टेस्ट जो उनकी होती है वो बेसिकली पैरेलल थिंकिंग की एडवांसमेंट होती है। यानी आप एक साथ कई काम कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल चीजें सोच सकते हो। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें वन बाय वन थिंकिंग करना सिखाया जाता है। सो एडवर्ड डी बोनो का जो ये मेथड है, जो इसके मास्टर बनाए जाते हैं, जो बोनो फाउंडेशन है, वो ये कहता है कि कुछ ऐसी इफेक्टिव थिंकिंग प्रोसेस हम लेकर आ सकते हैं जिससे ये पूरी दुनिया बदल जाए और हम इसके माध्यम से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। प्रोडक्टिव होने का मतलब होता है कि हम कम समय में ज्यादा अपनी उत्पादकता, ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। ये कहते हैं कि आप ज्यादा फोकस हो पाएंगे। सबकी रिक्वायरमेंट यही है कि मेरे सामने कोई भी टेक्स्ट आए, अखबार आए, कोई बुक आए, कोई प्रॉब्लम आए और मैं क्या करूं, ज्यादा फोकस हो सकूं। फोकस सबसे बड़ी पावर है। फोकस तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर में से माना जाता है कि जिस इंसान को फोकस करना किसी चीज पे आ गया वो तो दुनिया बदल सकता है। सूरज की किरणें जो अभी हमें ये बाहर देखो धूप दे रही हैं, ये अभी अगर फोकस हो जाए एक मैग्नीफाइंग ग्लास पे तो वो कागज पे, घास पे आग लगा सकती हैं। तो पावर ऑफ फोकस ये होती है कि अगर हमारी ब्रेन पावर एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो हम मिरेकल कर सकते हैं, और अगर ये स्कैटर्ड है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि हम फोकस थिंकिंग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात माइंडफुली इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत बड़ी स्किल है माइंडफुली, यानी जो पूरा संसार है ध्यान का, कि माइंडफुल का मतलब होता है यहीं रहना, जो सिचुएशन होती है उसमें इनग्रॉस हो जाना, उसमें अंदर घुस जाना, उस सिचुएशन को जीना। इसीलिए आगे कहा गया IAS, आई एम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए उस सिचुएशन में घुस जाना, उसको विजुअलाइज कर लेना। तो कहते हैं कि ये जो मेथड है ये हमें यहां तक लेकर जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मैं उम्मीद करूंगा क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ सिक्स थिंकिंग एक्ट। सबसे बड़ी बात, इंप्रूव कोलैबोरेशंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों। एक कोलैबोरेशन होता है, जैसे कई बार आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है मुझे बताना, हम कोई चीज सोचना शुरू करते हैं, अचानक से ऐसा लगता है ब्लैंक हो गए, इसके बाहर कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कई बार हुआ ऐसा कि आप पजल्स के हिस्से जोड़ नहीं पा रहे हो, आप एक अचानक से 1 2 3 स्टेप गए और ब्लैंक हो गए, क्योंकि हमारा दिमाग +-2 पे जाता है। आप 2 या 3 इससे ज्यादा चीजों को जोड़ नहीं पाते। तो पहला हो गया इंटरनल कोलैबोरेशंस आपकी बढ़ जाती हैं, यानी आप कम से कम 6 पॉइंट से एक साथ 6 चीजें एक साथ जोड़ सकते हो। और अगर आप ओंकारनाथ सर के साथ रहे होगे और आंसर राइटिंग में थोड़ा भी जानते होगे तो उन्होंने एक बात कही, ए बाबू 3 से 5 पॉइंट, क्या बोलते हैं आंसर में, 3 से 5 पॉइंट। अगर है तो तुम्हारा आंसर पूरा, मैं तुम्हें बता रहा हूं 6 पॉइंट, कि वो ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोलैबोरेशन होता है, चूंकि हम पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, तो मैंने हमेशा कहा IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो पब्लिक सर्विसेज में आप किससे कम्युनिकेशन करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बातचीत करने जाते हैं, हम कहना और कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां होता है, हम बता नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब होता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। अगला कोलैबोरेशन होता है, चूंकि आप पब्लिक सर्विस में हो, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो ये जिह्वा है, और ये चलती है ब्रेन से। अगर आपको अच्छा बोलना आता है, अच्छा निगोशिएशन करना आता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आता है, आप सुपरस्टार हो जाओगे। कैसे पहले भारत में विदेश मंत्री नहीं हुए, बहुत नॉलेज है, नटवर सिंह जैसे लोग हुए, बहुत नॉलेज जिनके पास थी। बट एक व्यक्ति आता है, S जयशंकर, क्या है, वाणी का जादूगर, जो सोच रहा है वो कह रहा है। हमारे यहां पहले सोचने वाले थे, जगमोहन सर जैसे लोग थे डिप्लोमैट, लेकिन वो उस तरह से बोल नहीं रहे थे। ये व्यक्ति जो सोचता है वही बोलता है, और उतना एक्यूरेट बोलता है। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सो कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाए। कितने लोग चाहते हैं कि उनके अंदर ये गुण पैदा हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, यहां तो हम मिलकर सॉल्व कर देंगे। जिंदगी की गुत्थियां सुलझाना बड़ी मुश्किल होती है, रिश्तों की प्रॉब्लम बड़ी मुश्किल होती है, जीवन की प्रॉब्लम्स और बड़ी होती है। और कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोगों के जीवन में कभी उठापटक ऐसा हुआ होगा, कोई हो ईमानदार मुझे जवाब दे, कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हम जिसे मान लो झगड़ के आगे बढ़ गए या कुछ ऐसा हुआ, मुझे ईमानदारी से बताना कि हमें आज रियलाइज होता है, पीछे पलट के देखते हैं कि वो प्रॉब्लम सिर्फ कुछ और नहीं थी, मैंने उसको सही ढंग से टैकल नहीं किया, मैंने सही ढंग से समझा नहीं। अगर उस समय मैंने ये स्टेप ले लिया होता तो ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। कितने लोगों को ये बात लगती है दिल से, ईमानदारी से मुझे जवाब चाहिए। रिग्रेट होता है कि उस समय रुक कर अगर हमने इस समय
चुप रह जाते या इस तरह से जवाब देते या इस तरह से करते तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। और रिग्रेट होता है कि हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल नहीं किया। वो किसी के साथ, गुरु के साथ, परिवार के साथ, रिश्तों में, कहीं पर भी मैं बात कहूं, अनजान सड़क पे भी कई बार देखा, दो गाड़ियां लड़ जाती हैं, लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, बाद में पछतावा सबको होता है कि नहीं होता है? सो हमें उस समय लगता है कि काश उस सिचुएशन को हमने माइंडफुलनेस के साथ डील कर लिया होता, उस सिचुएशन को हमने सही तरीके से देख लिया होता। अभी कई बार पछतावा होता, उस समय दिमाग कहां चला गया था, गुस्सा क्यों सर पे चढ़ गया था, हमने ऐसा क्यों कर लिया, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। हमारा मन करता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ जाए। हमें सिक्स थिंकिंग हैट प्रैक्टिस अगर करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए आपकी लाइफलाइन है, आपकी सर्विस के लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, दिस इज योर लाइफलाइन पूरी जिंदगी भर। देखो, ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक केस सुन रहे हो ना, वापस एकेडमी बुलाया जा रहा है, सस्पेंशन हो रही है, तमाम तरह की, पूरे देश में देखा, एक गलती और पूरे राष्ट्र में विलेन हो गई कि नहीं। यहां तक कि ये चर्चा चलने लगी, कल एक पूर्व डायरेक्टर का आया कि एथिक्स का पेपर ही खत्म कर दो, आया ना। अब तुम सोचो कि तुम कहां हो, तुम कोई गलती करते हो, कोई पूछ रहा है, कोई सर्टिफिकेट इधर उधर कुछ नहीं, लेकिन अब आप सिविल सर्विसेज में आ गए हो, देश का एसेट हो गए हो। ये राष्ट्र जो है, जिस सेवा में तुम जा रहे हो ना, किसी भी नौकरी में 19-20 हो जाए, नीट में हुआ, फलाने में हुआ, इतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन आईएएस को अभी भी इस देश में ना एक ऐसी बेदाग संस्था के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बॉडी के रूप में देखते हैं जो पूरे नेशनल एथिकल कैरेक्टर को शो करता है। आप समझ रहे हो कहां जा रहे हो, जिम्मेदारी क्या बड़ी है। देखो कितने एग्जाम निकले, 2-4 दिन चर्चा हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन इस पे आप आज मीडिया में चले जाओ, बड़ी से बड़ी डिबेट हो रही, पॉलिसी तक, यहां तक कि जो डायरेक्टर सोनी साहब, उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया, और माना जा रहा, इससे जोड़कर वो कहा जा रहा, हालांकि उनका व्यक्तिगत कारण है, लेकिन कोई यूपीएससी के अध्यक्ष का पद छोड़ता नहीं है, संवैधानिक पद है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, और सोनी साहब बहुत सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं। तो आप समझ रहे हो इसकी गंभीरता कितनी ज्यादा है। आईएएस का टैग हमारा समाज, खासतौर पे जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, वो बहुत बहुत बड़े पद के रूप में देखती है, इसको एक एथिकल कंसर्न मानती है, इसको माना जाता है ये समाज का पैरामीटर है। आप देखिए, लगभग 70 एग्जाम लीक हुए, इतनी चर्चा कभी नहीं हुई, लेकिन बार बार यार है कि आज तक कभी यूपीएससी के चरित्र पर दाग नहीं लगा। तो आपको अंदाजा होना चाहिए आप किस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस चीज में समझ में आया कि सोसाइटी इस एग्जाम को देखती कितनी सीरियसनेस के साथ है। यानी आप जब ये कहते हो कि सर या मैम हम आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। अब जैसे मान लो इसी केस की अगर हम बात करें, लेडी की, तो क्या उसके डिसीजन मेकिंग ठीक थे? नहीं। प्राइवेट गाड़ी पे आपने नीली बत्ती लगा ली, तो क्या है, डिसीजन मेकिंग ही तो है। सिचुएशन को टैकल कैसे किया, आप अभी प्रशिक्षु हो, आप अपना पर्सनल केबिन मांगने लगे, उसको राइट में शो करने लगे, फेमिनिज्म के साथ जोड़ने लगे, है कि नहीं है। आप अपनी पावर को ओवर फ्रेंचाइज करने लगे, तो क्या ये डिसीजन मेकिंग था? नहीं था, आपने गलत चीजें की, जो भी है न्याय में जो भी आता है। लेकिन लाइफ में डिसीजन मेकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि जो प्रॉब्लम को सही समझ नहीं सकता वो सही डिसीजन ले नहीं। उसने क्या किया, उसने अपने आप को मान लिया कि आई एम प्रिविलेज और आई कैन डू एनीथिंग, आई एम गॉड। अब हम यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बस सिचुएशन को उसने गलत रीड किया, और गलत रीड करके गलत एक्ट कर दिया, और आप देखिए पूरे देश में चर्चा होने लगी, यहां तक कि यूपीएससी जैसी संस्था पे भी उंगली उठने लगी। सो आप इसके सीरियसनेस को देखिए। तो आपको सिक्स थिंकिंग हैट ये चीज सिखाता, लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ लेक्चर, ये प्रैक्टिस की चीज है। तैयार हैं? चलिए, तो 6 थिंकिंग हैट के बारे में बताता हूं, और हर एक कलर है आपके पास, कलर के पेन है। अब आज के बाद हम जब नोट्स बनाएंगे तो हम कलर्स का यूज करेंगे, पक्का? हम कलर्स का यूज करेंगे, और कलर्स के यूज से हम क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करेंगे। दैट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं आज भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, यानी मैं तुमसे ये नहीं कह सकता आई एम प्रोफिशिएंट। तो यानी कि
एवरीबडी विल लर्न हाउ इसको मैं जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में लगा सकता हूँ, समटाइम बिजनेस प्लानिंग में, समटाइम्स अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने, समटाइम किसी बुक के लिए, समटाइम नोट्स के लिए, समटाइम किसी प्रोडक्ट को बनाने में मैं इस टेक्निक का लगातार प्रयोग करता हूं। मेरा पूरा टैब इसी पे भरा हुआ है, पूरा। दिस इज माई लाइफ लाइन। मैं अगर इससे कहूं कि मैं जो भी काम करता हूं, तुमने देखा होगा मैंने सर को भी कई बार दिया, आई डू इन दिस मैनर, मैं इसी मेथड में ही सारा काम करता हूं। भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें ये पूरा भरा पड़ा है कि मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा, राइट। तो मैं इसी मेथड में इसको थिंक करता हूं, इसी मेथड में इसको सोचता हूं कि ये चीजें क्या हैं। तो चलिए हम और आप भी इस काम को करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो कलर्स के कुछ मतलब हैं, जैसे येलो मींस पॉजिटिविटी। हम कलर्स के साथ अब बात करें, वर्ड्स को हम धीरे धीरे अपने नोट से निकालेंगे। अभी मैं डिटेल में आ रहा हूं। ग्रीन मतलब क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता। रचनात्मकता मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, पॉजिटिव निर्माण करना। रेड मीन्स इमोशंस, रेड मीन्स स्टॉप, रेड मीन्स डेंजर, होता है खतरा। व्हाइट मीन्स डाटा, रेशनैलिटी। हम किसी भी बात की थिंकिंग की शुरुआत कहां से होती है, व्हाइट से। इफ यू डोंट हैव एनी डाटा तो आप लाइफ में कभी डिसीजन ही नहीं ले सकते। देखो लाइफ के हर हिस्से में, जैसे किसी ने, तुम्हारे छोटे भाई बहन ने आके कहा कि दीदी या भैया ने लड्डू चुराए हैं, सो माता पिता क्या कहते हैं, सबसे पहले वो डाटा चेक करते हैं कि लड्डू कुछ कम हुए कि नहीं हुए, चॉकलेट गायब है कि नहीं गायब है, मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है। एवरी टाइम आप जब रिलेशनशिप में शक करते हैं तो आप डाटा चेक करते हैं भाई, कि फोन तुम्हारा बिजी कहां था, चैट ये किसका है, ये किसने मैसेज किया है एनोनिमस नाम से। वी डू एवरी टाइम। हम किसी भी काम की शुरुआत कहां से करते हैं, डाटा से करते हैं। जब सरकार के पास डाटा आता है कि भाई इतने लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पीने का पानी नहीं है, उसको जगाओ, पीछे उसका हाथ चलना चाहिए, जगह जगह जगह, हाँ जगह जगह, तुम्ही से कह रहा हूं। हाथ पैर चलते रहना चाहिए, नहीं तो नींद आएगी, कोई बात नहीं है, ये इसकी बैटरी पावर सेविंग मोड में चली गई है, ठीक है। इसीलिए एक्टिव लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी ये लिख नहीं रही है, मैं इसको क्या समझा रहा हूं। डू राइटिंग, इसको हमें एलेबोरेट करना। आपके काम की चीज हो सकता है मेरे लेक्चर से बाहर कुछ मिल जाए, इसी लेक्चर्स में जहां मैं बात करूं। तो हम हर चीज की शुरुआत कहां से करते हैं, डाटा से करते हैं। फिर है ब्लैक, निगेटिव, कॉशन, रुको, गड़बड़ है, निगेटिव है, आलोचना है। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लू, प्रोसेस, कंट्रोल, प्रक्रिया कैसे हो रही है। सुनो, अब हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ये 6 थिंकिंग हैट्स कैसे काम करते हैं। रेडी? इसने मुझे बहुत हेल्प की, देखता हूं आप लोगों की कितनी हेल्प करता है ये। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और हम इसको आज नोट्स में अप्लाई भी करेंगे, बिना हेडिंग के, बिना किसी के कलर कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है व्हाइट हेड। व्हाइट हेड, अब व्हाइट हेड का मतलब होता है जब हम व्हाइट कलर यूज करेंगे। सपोज दैट आपने नोट्स बनाने शुरू किए, यू जस्ट स्टार्ट राइट द व्हाइट, या आप एक मार्कर ले लो, एक वैक्स ले लो, और जैसे मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, सिंपली उस पर व्हाइट मार दिया, सिंपली। अब तुम्हारा दिमाग, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, हेडिंग उठाते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं। आज के बाद गुरुकुल का स्टूडेंट क्या करेगा, सिंपली वहां व्हाइट मार दिया। व्हाइट का मतलब क्या हुआ, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द माई इनिशियल पॉइंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और आपको मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट हेड इज ऑल अबाउट फैक्ट फोकस, और ऑफिसर जितने भी डिसीजन लेते हैं वो फैक्ट्स पे लेते हैं। पहले अगर आपके पास कोई फैक्ट नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल लेता हूं आपको, ठीक है, शुरुआत करें। ऑब्जेक्टिव डाटा, द फैक्ट्स, जस्ट द फैक्ट्स इज द मोटो फॉर दिस थिंकिंग स्टाइल। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, तो इसका मतलब होता है मुझे सूचना चाहिए, मुझे डाटा चाहिए, मुझे एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड चाहिए। एनालिसिस यानी ये किसके बारे में बात करता है, ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे वो नीचे जा रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, किसी भी बारे में। मैं शुरुआत करता हूं व्हाइट थिंकिंग हेड। तो पहला कलर हम कैसे यूज करेंगे, एक रिपोर्ट आती है, जेंडर गैप इन एजुकेशन, आपके पास भी है, चलो, नहीं तो ओजांग टाइम्स में चले जाओ, और ओजांग टाइम्स में रिपोर्ट दी गई है, दिया है ना। चलो,
इसको यूज करते हो कि नहीं करते हो? ये गया ओजांग टाइप्स में। चलो जाए इसको खोल लो, चाहे पीडीएफ खोल लो। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कहता है इंडिया रैंक्स 129th आउट ऑफ 146 कंट्री। क्या निकल कर आ रहा है? कह रहा है, देखो ध्यान से, कि हमारे पास 146 देशों में हमारी रैंकिंग कितनी है? 120। समझो इसको। और किसके बारे में कहता है? गर्ल्स एजुकेशन में। अब किसी राष्ट्र में जो लड़कियों की पढ़ाई है, ठीक है, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, और ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब एक क्रिटिकल थिंकर कहां से शुरू करेगा? भाई लड़कियां पढ़ रही हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, सरकार कहती है कि गर्ल्स की भी शिक्षा होनी चाहिए, महिला शिक्षा को लेकर सरकार ने बड़े प्रोग्राम चलाए। बट देयर इज अ रिपोर्ट कम्स अंडर नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वो जेंडर गैप, कौन सी रिपोर्ट है? जेंडर गैप, जेंडर गैप रिपोर्ट है। और वो क्या कहती है कि 146 देशों में भारत की रैंकिंग 129, बहुत बुरी रैंकिंग है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 2047 तक हम क्या बन जाएंगे? 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। क्या किसी विकसित राष्ट्र में लड़कियां इतनी कम पढ़ लिख कर, श्रम शक्ति का 50% जो होती हैं हमारी लेबर फोर्स का, हमारी आबादी का आधा प्रतिशत हैं, क्या वो बिना पढ़ी लिखी लड़कियां हमें विकसित राष्ट्र बनाने में मदद दे सकती हैं? क्या अनस्किल्ड वर्कर हमें विकसित राष्ट्र बना सकता, वो भी हमारी आबादी का आधा? सो नाउ व्हाइट थिंकिंग हमसे क्या कहता है? दिस इज अवर इंफॉर्मेशन, ये हमारी इंफॉर्मेशन व्हाइट। अब थिंकिंग प्रोसेस कहां से शुरू होता है? थिंकिंग प्रोसेस मैंने बताया व्हाइट से शुरू होता है। व्हाइट से शुरू हो गया कि भाई किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। किसके बारे में है? जेंडर गैप। जेंडर गैप क्या होता है? यानी लड़की और लड़कियों की शिक्षा। देश के लिए आदर्श क्या होना चाहिए कि कभी भी कोई भी लाभ अगर मिले तो हमने संविधान में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग। हमने ये तो नहीं कहा ना कि वी द मेल, वी द फीमेल। तो हमने कहा कि जो भी लाभ होने चाहिए, जो भी अवसर मिलने चाहिए, वो सभी को बराबर मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन यहां 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, उसको बेसिक एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन में ही गैप आ गया। नाउ यू कलेक्ट द डाटा, बट स्टूडेंट सोचता है कि व्हाइट थिंकिंग हैड इज, लोग इसको अपनी डायरी में लिख भी लेते हैं और सोचते हैं कि यार मेरा हो गया काम। लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो अब आपकी थिंकिंग शुरू होती कहां से? डाटा से। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आ जाओ चले, येलो थिंकिंग हैट। येलो थिंकिंग हैट, येलो हैट मींस पीली टोपी। पीली टोपी क्या है? पीला कलर। टोपी मतलब क्या हुआ? थिंकिंग, माइंड, ब्रेन। तो कलर क्या हुआ हमारा? येलो। अब येलो हमें क्या शो कर रहा है? जैसे ट्रैफिक लाइट पे येलो कहता है रेडी टू गो, तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। शासन प्रशासन और आप किसके लिए काम करते हो? जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होकर काम करता है, याद रखिएगा। आप कभी भी पास्ट की लकीरों को नहीं पीटोगे। अभी बलिया की डीएम थी, देवरिया की, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या हुआ, वो निरीक्षण पर गई और वहां पर क्या हुआ कि कई लोग, गांव वाले आए शिकायत करने, अरे ये पहले के जो अधिकारी थे, सड़क क्या हुआ, बाढ़ की वजह से वो कट ऑफ हो गए। तो उन्होंने पूरी बड़ी देर तक बात सुनी, सबको बुलाया, बोले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब की बार बाढ़ की वजह से इन व्यापारियों का रास्ता कटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप जन्म से तो वहां हो नहीं, आपका 6-6 महीने में, 2-2 महीने में ट्रांसफर होता रहेगा, हर जगह जो जाओगे वहां आपको वही काम करना पड़ेगा, हर जगह आपके लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार मैं गारंटी देती हूं कि बाढ़ में आपकी सड़कें कट ऑफ नहीं होंगी, व्यापारियों को व्यापार करने का अवसर मिलेगा। समझे क्या क्या मतलब है इसका? डीएम ने क्या कहा कि पास्ट की हम लकीरें नहीं पीटेंगे, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आप कभी पुलिस अधिकारी के भी सामने जाओ, बोले ठीक है तुम्हारे घर में जो हुआ, भाई भाई का झगड़ा हुआ, आगे से झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप लॉ अबाइड सिटीजन, ऐसे ही बोलते हैं ना। कभी चालान वालान भी कट जाता है, माफी मांग लेते तो क्या कहता है
ठीक है, जो हुआ तुमने स्पीडिंग की, लेकिन आज के बाद स्पीडिंग तो आपने देखा होगा, लोग आजकल सोशल मीडिया बहुत वायरल होता है, गाड़ी वाड़ी पे इधर उधर चढ़ के फोटो वोटो गाना वाना करा लेते हैं, बाद में कान पकड़ लेते, पुलिस क्या कहती है, आगे से लिखित दो, आगे से ऐसा नहीं करोगे। यानी ऑप्टिमिज्म हमारे जो ये सिविल सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग। किसी भी समस्या का समाधान बिना पॉजिटिव थिंकिंग के हो ही नहीं सकता, किसी भी समस्या का। द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। हमने लड़ाइयां लड़ी, कल हमने कारगिल दिवस मनाया, हमने लड़ाइयां लड़ी, फिर भी चाहे हम फ्रंट डोर या बैक डोर, हम बातचीत हमेशा करते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम कभी भी रसल टसल को नहीं बढ़ा रहे। बजट में इस बार हमने चाइना को इन्वॉल्व कर दिया अपनी इकोनॉमिक्स में, कि कितनी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाएं, लेकिन हम सामने सामने लड़ने नहीं आएंगे, दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस होगा, आबादी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो पॉजिटिव थिंकिंग किसी भी चीज के लिए बहुत। अब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने कहा कि भाई लड़कियां पढ़ने नहीं जा रही, रैंकिंग बहुत खराब है। अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भारत सरकार जब आजाद हुई 1947 में, तो क्या स्थिति थी हमारे पास, 0.6%। हमारे पास इतने बच्चे जो है कभी स्कूल नहीं गए, 0.6% ज्यादा लोग स्कूल नहीं गए। हमने वहां से जर्नी शुरू की। किसी कंट्री की सिर्फ बुराई करोगे ना तो कंट्री मर जाएगा, आपको उसके ऑप्टिमिज्म की तरफ जाना है। सवाल, अब जैसे कोई आपसे कहे अरे भारत में देख रहे हो कितनी बुरी हालत है, इतनी लड़कियां कभी स्कूल नहीं गई, तो हमने बोला कितनी लड़कियां, सोचने का तरीका बता रहा हूं, ये तुम्हारी लाइफ का लेसन है। हमेशा पॉजिटिव से शुरू किया करो, हमेशा पॉजिटिव। बोले कितनी लड़कियां, बोले कितने लोग जा रहे हैं, बोले 20 करोड़ लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो पता है कि पूरे यूरोप की कितनी आबादी है, पूरे अमेरिका की कितनी आबादी है, बोले इससे ज्यादा लड़कियों को हमने स्कूल भेज दिया। पूरे यूरोप में जितनी लड़कियां हैं, जितने अमेरिका में जितनी लड़कियां, उससे ज्यादा हमने स्कूल भेज दिया। सो सेम चीज में तुम्हें कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें लग रहा था कितनी बुरी हालत है हमारी, हंगर इंडेक्स आता है, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, हम SDI आता है, हमें पीछे दिखाई पड़ते कि नहीं दिखाई पड़ते? बट आंकड़ों के हिसाब से कितने लोग नहीं जा रहे हैं, बोले कितने लोग जा पा रहे हैं? जब हम आजाद हुए 1947, हमें मिला क्या था? एक विभाजित देश, 190 साल की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, ट्रिलियन डॉलर की लूट, और उसके बाद 0.6% आबादी कभी एजुकेशन देख पाई थी। वहां से जर्नी हमने की ना। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमने जब 20 करोड़ लड़कियों को भेज दिया स्कूल में, गर्ल्स जा रही हैं, तो हम ऑब्वियस ही बात है 30 भी भेजेंगे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत होती है, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। अपने रिसोर्स नहीं, अगर ऑप्टिमिज्म होगा, रिसोर्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। अब बताओ, तुमने 20 करोड़ लड़कियों को स्कूल भेज दिया, ठीक है, जो कि पूरी यूरोप और अमेरिका की लड़कियों की आबादी से ज्यादा है। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपने देश के बारे में? और इतना कठिन देश, नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी देखो, रेगिस्तान की ज्योग्राफी देखो, पहाड़ों की, हिमालय की ज्योग्राफी देखो, कितना मुश्किल होता होगा स्कूल जाना। कश्मीर ने कितने समय से वहां पे फरमान जारी होते थे कि भाई अगर लड़कियां स्कूल गई मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं। क्या चैलेंज है? अब तुम्हें क्या लग रहा है सेम डाटा पे? पहले वाले डाटा पे क्या लग रहा था, है ना, और दूसरे वाले डाटा पे क्या लग रहा था? यार हमने किया है 20 करोड़। ये प्रशासन की ताकत। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अंदर लीडरशिप लेकर आएगा। ये दिस इज नॉट जस्ट नोट्स, दिस इज द थिंकिंग पैटर्न चेंज होना। क्योंकि तुम अपनी टीम से कहोगे, तुम्हारी टीम भी उदास होगी, तुम्हारे अंडर में जो SDM होगा, जो तुम्हारा BDO होगा, SDO होगा, सर कर पाएंगे हम लोग, तो तुम IAS बन के जाओगे लीडर। यस वी कैन डू दिस यार, हमने इतने साल में 20 करोड़ लड़कियों को स्कूल भेजा, हम और भेजेंगे, कम ऑन। तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे किया इसने इसको? कोविड में किया। कोविड की मैथमेटिक्स डाटा हमने क्या दिया था? भारत में 15 साल लगेंगे वैक्सीन लगाने में। जो डाटा था कि भारत की 100 करोड़ टीकाकरण करने में 15 साल लगेंगे, और 1.5 साल में हमने 100 करोड़ लोगों को टीका वीका लगा के किनारे कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? मैथमेटिक्स हिसाब से वो पॉसिबल नहीं था। सबने कहा भारत सबसे कम GDP का खर्च करता है हेल्थ पे, भारत में इतनी मौतें होंगी कि लाशें रखने की जगह नहीं। ये सब जाओ पुराना पेपर उठा के देखो, कोविड तो सबने देखा होगा ना, ऐसे ही आंकड़े आते थे कि नदियां लाशों से पट जाएंगी, जमीनें पट जाएंगी। ये अमेरिका में हुआ,
पेरिस में हुआ, भारत में नहीं हुआ। तो मिराकल कहां से क्रिएट हुआ? दिस इज ऑप्टिमिज्म। लोगों ने कहा ठीक है, मैथमेटिक्स को हम गलत छोड़ा देते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप क्रिएट मिराकल, एंड लीडरशिप कम्स ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड, ये कभी आउटसाइड नहीं आता है। सो सेकेंड, येलो आपको क्या सिखाता है? थिंक अ पॉजिटिव। दूसरा, वैल्यू एक्सप्लोरेशन, व्हाट वी हैव। तो कब जब भी किसी प्रॉब्लम पे जाओ, किसी एडिटोरियल को पढ़ो, अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की है, ठीक है, तो जब हम इस रिपोर्ट पे गए, सबके पास है ना ये, तो जब हम इस रिपोर्ट पर गए तो हमने देखा कि बहुत, इसमें ये मैप दिया हुआ ना, ये नोट्स में आप लोग के मैप दिया हुआ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इतने डिफिकल्ट ट्रेन में जहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, 3-3, 4-4 महीना बाढ़ होती है, वहां पर भी हमने एजुकेशन को अटेंड कराया। तो सवाल है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हम कैसे यहां पहुंचे? बजट कम हमारे पास, एजुकेशन का बजट कम होने के बावजूद भी हमने क्या किया? इसमें इन्वॉल्व किया। एंड बेनिफिट एनालिसिस, लाभ क्या क्या हैं इसके, लाभ क्या क्या हैं? राइट और ये जितनी रिपोर्ट खतरनाक है, कह रहा है कि जो बॉयज इनरोल्ड हुए 13.79 करोड़, गर्ल्स जो इनरोल्ड हुई वो 12.73, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जब इसको फैक्ट के हिसाब से देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है। और इसमें छोटे छोटे कारण है, एक लड़कियों का, उनके ऊपर एक्सेस जिम्मेदारी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा टॉयलेट फैसिलिटी ना होना, बहुत छोटे छोटे कारण है। ये कोई इतना बड़ा मिराकल नहीं कि हमारी लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती है, हर घर में पितृसत्तात्मक है, हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। लड़के बस के पीछे लटक के चले गए गांव से शहर पढ़ने के लिए दूर, लड़कियां नहीं जा पाती हैं, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वहां स्कूल गए टॉयलेट की प्रॉब्लम है। आपने क्या किया? सोचना शुरू किया। तो दूसरा कलर है येलो थिंकिंग। तो हम येलो कलर किस लिए यूज करेंगे? अपने न्यूज़पेपर से पॉजिटिव निकलेंगे। ये थिंकिंग पैटर्न है। कोई भी एडिटोरियल आ रहा है, जैसे कई बार आपने देखा होगा लेफ्ट लिबरल लिख देते हैं भारत में। अब कल एक ने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में परसों कि जो टूरिज्म बढ़ा रहे हैं ना कश्मीर में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ते हैं, उससे बहुत वहाँ का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कश्मीरी कल्चर नष्ट हो जाएगा। अच्छा तो क्या हुआ 1947 से अब तक? जिन्होंने लिखा वो गए भी नहीं होंगे कश्मीर ढंग से कभी। तब आप क्या होगा, उससे इन्फ्लुएंस अगर हो गए तो आंसर तुम्हारा मारा जाएगा। सो तुम्हें उसका पॉजिटिव साइड सोचना है। अच्छा मान लीजिए आप लोग अभी, कई लोग कभी कश्मीर गए, कितने लोग यहां से कश्मीर गए कभी, या कभी नहीं गए? कश्मीर नहीं गए कभी, कश्मीर देखा ही नहीं अंदर जाके, बहुत लोग हैं पूरी क्लास में। कश्मीर कुजीन के बारे में तुम क्या जानते होगे? खान पान के बारे में, तहजीब के बारे में, पहनावे के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में आपने क्या देखा यार? हमने जाके देखा है, वो डर से निकल के देखा है। मैं जिस घर में था वो मुस्लिम घर था, 3 दिन उन्होंने मेरे लिए शाकाहार का इंतजाम कराया, और क्या दस्तरखान था, क्या मतलब आओ भगत थी यार, महसूस नहीं होने दिया मुझे। और पूरी सिक्योरिटी के साथ मुझे लेकर, मैंने बस एक ही कहा था, एक पीस में ले जा रहे हो, एक पीस में वापस कर देना। 370 हटा ही हटा था उस समय। देखा वहां की कैसे कैसे क्या खूबसूरती है वहां की। मैंने पिक्चरों में इससे पहले मैपल लीव्स देखे थे, मोहब्बतें वाली पिक्चर में, अपने सामने कभी मैपल लीव नहीं देखा था मैंने, कि मैपल चिनार कहते किसको हैं, सुना था मैंने केवल। वो जमीन पे जब गिरता है ना तो वाकई में उसमें सूरज की किरणें पड़ भर जाएं, वो इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। डल को पहली बार अपनी आंखों से निहारा था, कितना खूबसूरत है ये। एक कोई बाग था, शाही बाग, उसके जो ट्यूलिप के फूल देखे थे। अब इससे पहले सिर्फ हमने जेपीजी में देखा था ट्यूलिप। जनाब ट्यूलिप वो जो खूबसूरत वो कलर से लगे थे ना, मेस्मराइज हो गया। और वो चिनार के पेड़ों के पीछे जब चांद निकल रहा था तो वो कल्पना नहीं कर सकती क्या वो क्या खूबसूरत है। सो व्हेन यू गो देयर, तो मेरे दिमाग में 50 डर था यार, लेकिन वहां से जो लोग मुझसे मिले, जिस तरह से बात हुई, डर खत्म हो गया। कल्चरल डिफ्यूजन, पॉजिटिव साइड देखो, टूरिज्म नॉट जस्ट अर्निंग द मनी, इट्स अबाउट कल्चरल डिफ्यूजन्स। मैंने सहारनपुर की लकड़ी का काम देखा, मुझे पता ही नहीं था कश्मीर में इतना खूबसूरत लकड़ी का काम होता है। वहां जाके मैंने देखा कि नक्काशी होती क्या है। वो पूरे देश में नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कितना बड़ा उसका मार्केट है। सो ऑलवेज थिंक इन अ पॉजिटिव साइड। अब आ जाओ नेक्स्ट कलर, 2 कलर हो गए, ब्लैक। कोई भी चीज यूपीएससी में
निगेटिविटी के बिना पूरी नहीं होती है। हर चीज का एक अपोजिट साइड है, जैसा इसने एडिटोरियल में लिखा। तो आज से तुम्हें क्या होगा, आज ये सीखने के बाद, आज के बाद तुम एडिटोरियल को सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मानोगे कि कोई भी एडिटोरियल सिर्फ मेरा एक टुकड़ा है। कौन से कलर में आ रहा तुम समझो, ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है बी अलर्ट। क्या होता है? बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। रिस्क मैनेजमेंट, क्या रिस्क है, क्या खतरे हैं। जैसे उसने लिखा आर्टिकल में कि इससे टूरिज्म से नो डाउट वहां का इकोसिस्टम खराब। अगर टूरिस्ट आपके सचेत नहीं, मान लो प्लास्टिक कूड़ा फैला दिया, आज पूरे हिमालय में देखिए, नेपाल में क्या हो गया, लोग वहां पर्वतारोही जा रहे हैं, प्लास्टिक में वेस्ट अपना जो मल है, ठीक है, वो वहां पे फेंक के चले आ रहे हैं और पूरा हिमालय का इकोसिस्टम खराब हो गया। अब जब इंसान का मल सड़ता है, एक्सक्रीटा सड़ता है, तो उसमें मेथेन निकलती है। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, वो बर्फ को पिघला देती है, तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन ना हो, वहां के इकोसिस्टम को, वहां के टूरिज्म को समझें, वहां के लोगों को जाने। मैं लिटरली गया था गुलमर्ग में, उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी से इतना उस बंदे ने अब मैं कहीं और भी जाता हूं ना, तो लोग क्या होता है, टूरिस्ट को डबल ट्रिपल पैसा ले लेते हैं। उस बंदे ने मुझसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। मैं ईमानदारी देख के जो है वो हैरान रह गया वहां पे। तो ये चीज उनकी बदले ना, अगर वो 20 रुपए की चीज थी, मुझे 20 ही रुपए में दी। तो अगला जो है क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ब्लैक का मीन्स होता है कि यहां पर कुछ बहुत बड़ा खतरा है, या यहां पर कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव है, यहां पर मुझे सोचने की जरूरत है। तो कौन सा कलर करेंगे? ब्लैक। ब्लैक का मतलब होता है समथिंग इज निगेटिव, समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। जैसे महिलाओं की इस रिपोर्ट में, अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली तो क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर 50% वर्कफोर्स में से महिलाओं को शिक्षा नहीं मिली, स्किल नहीं हो पाई, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोचो। क्या होगा? पैट्रियार्की कभी नहीं हटेगी, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, दे आर नॉट स्किल्ड, वो मार्केट ओरिएंटेड जॉब पे नहीं जा सकती। या तो उन्हें जॉब मिलेगी तो कैसी जॉब मिलेगी? सेमी स्किल या अनस्किल, जहां पर उनको वेजेस अच्छे नहीं मिलेंगे, और या तो वो निगेटिव हो जाएंगे। होगा पक्का ऐसे ही होगा ना क्रिटिकल थिंकिंग, कि इससे क्या क्या होगा। अच्छा, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, कल को वो अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाएगी। कल वो अपने बच्चे अपना खुद का देखभाल करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो ना उसका बच्चा स्वस्थ होगा ना वो स्वस्थ होगी। होगा कि नहीं होगा? हेल्थ हैजार्ड, सेविंग्स, इकोनॉमी में कैसे पैसा डालना है, तो उसको नहीं पता होगा। आज आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे जो तमाम ऐप्स पे, शेयर मार्केट पे पैसा लगाते होंगे। लगाते हैं कि नहीं? थोड़ा सेविंग हो जाए, पीएफ कर लें, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं, वो कैसे करेगी? उसको नहीं पता मार्केट लिंक परियोजना क्या है, तो क्या होगा? लाइफ टाइम उसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, हो जाएगी। सो ऐसे में आप विकसित राष्ट्र का सपना नहीं देख पाएंगे। ब्लैक हमेशा क्या बताता है? कॉशन, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लें, भारत चाहता है कि हाई स्पीड रेलवे बिछा दी जाए, मेट्रो बुलेट ट्रेन परियोजना है, दैट्स वेरी गुड, साउंड्स गुड। डाटा है कि भारत में हमारी जो एवरेज स्पीड है वो अभी 80 भी नहीं पहुंच पाई है, वही चाइना हमसे बहुत आगे है। सो इंडिया नीड लॉट ऑफ स्पीडिंग ट्रेन्स। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, आपने लिख लिया, बट आप ये दैट इज अ वाइट येलो, यस वी नीड पॉजिटिव, हमें ट्रेन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें माल भाड़ा और सवारी दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अभी पिछले जितने एक्सीडेंट हुए वो मोस्टली इसी वजह से हुए। बट द थर्ड वन इज कि इतनी हाई स्पीड चलाने के लिए हमारे पास नीड्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स हैं। आज आप अगर देखिए, पिछले कुछ समय से आप नोटिस करके देखिएगा, ट्रेनों के डीरेल होने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और ये बहुत असामान्य रूप से हो रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि कल रिपोर्ट्स आए कि ये भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध है, कि जानबूझ के सिग्नलिंग किया जा रहा है, ट्रैक को डीरेल किया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट्स बढ़ जाए। इंडिया के इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, लोगों के मन में डर पैदा कर दिया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ताकि भारत हाई स्पीड रेलवे पे ना जा सके। सो दिस इज अ ब्लैक। नाउ नेक्स्ट वन, रेड, लाल रंग। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? दिस इज रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस। नाम सुना है ना? निर्णय कई बार हम दिल से करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग के निर्णय को यूपीएससी सबसे बेस्ट मानता है। अगर आप लोगों ने एथिक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा तो एथिकल डिसीजंस में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप हर फैसले जो हैं वो केवल और केवल दिमाग से नहीं ले सकते।
दोनों का सही मिश्रण जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एथिक्स में आपको एक केस स्टडी दी गई होगी। सपोज दैट आप शाम को ऑफिस से निकल रहे हैं, शाम को ऑफिस से निकलना, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, और एक बूढ़ी महिला सामने रो रही है कि 2 दिन से उसने 3 दिन से उसने उसके बच्चों ने घर में किसी ने नहीं कुछ खाया है, और आपके ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया, घर से फोन आ गया कि आ जाओ आज चले मूवी चलना है हम लोगों को, ठीक है। आपका फोन आया हुआ, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपने देखा कि उसके पेपर्स पूरे नहीं हैं। आपने कहा माता जी कल प्लीज मेरे ऑफिस आ जाइए, और ये सच्ची घटना बता रहा हूं, कल प्लीज मेरे ऑफिस आ जाइए और अपने पेपर्स पूरे कर लीजिए, और आपको हम ये आपके पेपर्स में ये कमी है हम पूरे करा देते हैं। अगले दिन डीएम पहुंचता है ऑफिस, भीड़ लगी होती है, वो महिला मर चुकी होती भूख से, वो महिला भूख से मर चुकी होती है। अगर वो चाहता तो उसके पास इतनी पावर्स थी कि उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम वो करा सकता था कि कल तक वो जिंदा रहे, क्योंकि पेपर्स तो कल बन जाएंगे लेकिन वो महिला वापस लौट के नहीं आएगी। सो यहां क्वेश्चन ये आता है, इज इट इंटेलिजेंस? उसने कहा हाँ मैंने अपने सारे पेपर, अपने कर्तव्यों का पेपर वाइज पूरा किया, बट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड रोबोट्स? सो ह्यूमंस एंड रोबोट्स के बीच में डिसीजन लेने के, कंप्यूटर और इंसान के बीच में डिसीजन लेने का जो अंतर पैदा करता है वो कौन करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। सो हाउ यू टेक योर डिसीजंस, रेशनल कितना है? आपने कहा बांध बनना चाहिए, तो नर्मदा, वो जो कावेरी के उस डैम के लिए जो वो जिंदगी भर दवाइयां खाता रहा। सरकार ने कहा ये डैम का ऊंचाई बढ़ेगी, सच्ची घटना, 70 लोग जल समाधि लेके मर गए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे उनकी आत्माएं, मुझे उनकी आवाजें मुझे पागल कर देती हैं। आगे चलकर सब कुछ छोड़कर उसने संन्यास ले लिया, बोला मैं इतने लोगों की मौतों का कब तक जिम्मेदारी लेके घूमूं, मुझे उनकी रात में उनकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, वो लोग जो रात में जल समाधि ले गए। सरकार का ऑर्डर था कि आपको बांध का पानी ऊपर बढ़ाना है, नहीं ले पाए। समटाइम्स यू हैव टू टेक योर डिसीजन ऑन द योर कंसेंट, ठीक है, आपका दिल क्या कहता है। सो जब आप इस तरह की कोई चीज करते, जैसे आपसे पूछा गया फॉर एग्जाम्पल, अब इसी में क्रिटिकल थिंकिंग सोचो, क्या सभी महिलाओं को हम पढ़ाई दें? क्या पढ़ने से, जैसा एक विदेशी संस्था ने कहा कि पढ़ने से क्या महिला का सशक्तिकरण होता ही है? क्या हम स्किल नहीं दे सकते उसको? क्या उसके लिए उसका स्कूल जाकर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR बढ़ाना जरूरी है? क्या जितनी महिलाएं पढ़ लिख ले रही है वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हैं? क्या वो अपने लिए अर्निंग कर सकती हैं? सो आपको रेशनल, मान लो कोई महिला है, लड़कियों के इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, पैट्रियार्की के खिलाफ जाना है मुझे, पैट्रियार्की की ऐसी तैसी कौन रोकेगा स्कूल जाने से? थिंक अबाउट इट कि क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उनके सशक्तिकरण की गारंटी है? क्या सारी पढ़ी लिखी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं? नाउ यू हैव टू थिंक लाइक दिस। सो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? क्या उनके पास, क्या भारत की हर महिला के पास, मान लो सब कुछ हो जाए, पिता ने कहा, पति ने कहा जाओ पढ़ो, ना बस है ना स्कूल है, स्कूल में सुरक्षा नहीं है, कैसे आप उसको कनेक्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। क्या उसको उसकी जगह पे स्किल नहीं दी जा सकती है? क्या कोई महिला है जिसकी पढ़ने की एज गुजर गई, प्रौढ़ शिक्षा में जा रही है, क्या उसको स्किल नहीं दिया जा सकता है? वो अपना बुनाई करे, कताई करे, उसको मार्केट से लिंक कर दो। कि वो पर्पस क्या तुम्हारी पढ़ाई का? पकड़ के किसी को ज्ञान बखाना या अर्निंग करना? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बिना सोशल इंक्लूजन पॉसिबल है ही नहीं है। सो आपने यहां पर थिंक करना शुरू किया इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशंस क्या है, क्या जाना चाहिए, एंड शेयर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बताना। दैट नीड्स करेज, साहस की इसमें बहुत जरूरत होती है। तो रेड हमें क्या बताता है? व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस, यानी जब आप आंसर राइटिंग करते हो कि मेरा यहां पर मत है, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू रखना, इसके लिए करेज चाहिए होता है कि ठीक है सरकार ने ये पॉलिसी रखी है। मान लीजिए आप 3 कृषि कानूनों पर लिख रहे हैं, या जैसे आज एक रिपोर्ट आई है कि कोर्ट ने कहा है कि अब अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे। पिछले कुछ समय से लिव इन पार्टनर एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, तमाम तरह के आपने देखा कि बहुत क्रिमिनल केसेस हुए। तो आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि हम इस तरह के लिव इन, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो हम उनको सुरक्षा नहीं देंगे। अब इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दैट्स नीड करेज कि भाई लिव इन में रहना दो एडल्ट लोगों की चॉइस है, तो भारत के नागरिक होने के नाते उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। या
सरकार कहां से इतनी सुरक्षा दे पाएगी जब आप खुद ही जो है रिस्क ले रहे हो। सो इफ यू हैव ओन व्यू, तो ये आपसे क्या कहता है, प्रेजेंट योर ओन व्यू। तो रेड आपको फीलिंग्स के साथ जाने की बात करता है। रेड आपको, जैसे अभी आपसे पूछे गे मैरिज या लेस्बियन मैरिज, तो यहां पर आपका दिमाग अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी सोच कैसी है कि क्या दो गे मैरिज होनी चाहिए, लेस्बियन मैरिज होनी चाहिए। तो ये क्या है, यूपीएससी हमेशा इस तरह, जहां पर आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस केस में कि सुप्रीम लिव इन में रहने वालों को अपने कोर्ट ने कहा कि हम जो है वो नहीं देंगे सब, या गे मैरिज की बात हो रही है, लेस्बियन मैरिज की बात हो रही है, थर्ड जेंडर की बात हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या अभी आपके पेरेंट्स से बात की जाए कि क्या सेक्स एजुकेशन लागू किया जाना चाहिए, आप दे पाएंगे अपने घर के छोटे भाई बहनों को ना? प्रॉब्लम तो है ना, इस पर बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी चीजें जिस पर हम खुलकर नहीं बोल सकते। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई, क्या इस बारे में हम कैसे बात करेंगे घर में? हो गया कि नहीं हो गया? या आप अपने परिवार में बात करके देखिए, चप्पल ही मिलनी है, ठीक है? तो दैट मीन्स यहां पर आपको क्रिटिकल साइड जाना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस योर फीलिंग। कई बार ऐसे मौके आएंगे, चाहे नदियों के मामले में, मृदा के मामले में, डेवलपमेंट के सारे मुद्दों में ये फीलिंग जरूर आने वाली है। जैसे आएगा कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये जंगलों को खा जाएगा, ये पर्यावरण को खा जाएगा, आपकी फीलिंग निगेटिव होगी। तो यू हैव टू बैलेंस दिस। नेक्स्ट वन, ग्रीन। ग्रीन किसके बारे में? क्रिएटिविटी। सुझाव देना है आपको एक आईएएस की तरह, आइडिया जनरेशन। यस, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास आइडिया है, हाँ मैंने इस पर पढ़ा है, दैट नीड्स, ये तुम्हें इनहैंस करता है, ये तुम्हें पिक करता है। यू हैव टू गो फॉर द रिसर्च। आप किसके लिए जाते हो? रिसर्च के लिए जाते हो। व्हाट आई एम थिंकिंग, सरकार ने कहा कार्बन न्यूट्रल बनाना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है, मैंने होमवर्क दिया था ना। अब पता ही नहीं, बोले सर सारी गाड़ी बंद करा देंगे। अच्छा, तुम अपनी गाड़ी से उतर के कह रहे हो कि गाड़ियां बंद करा देंगे। यू आर इमिटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। सर पढ़ तो ले, एसी चलाइए जल्दी से, इस क्लास में एसी नहीं है, कैसा फीस लेके लूट लिया है, हम मुझे कार्बन न्यूट्रल पे आंसर लिखना है एंड यू डोंट हैव एनी थिंकिंग एंड यू आर नॉट टॉकिंग प्रैक्टिकल। मैंने कहा बेटा कार्बन न्यूट्रल में मैं भी तो योगदान दे रहा हूं। बोले वो तो कल से करिएगा सर, जब यूपीएससी कर लेंगे ना, आईएएस बन जाएंगे, सबका एसी बंद करा देंगे। अभी चलाइए सर, चलाइए थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा जो बिजली पैदा हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अरे बाद में सर, बाद में। आंसर लिखना और जीवन में लाना, तभी तो आज बोल दिया गया कि एथिक्स का पेपर ही हटा दो। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। सो यू हैव टू आइडिया जनरेशन, अल्टरनेटिव थिंकिंग। अल्टरनेटिव थिंकिंग क्या होती है? ग्रीन। इसका विकल्प क्या हो सकता है? क्या तुम कारें बंद कर सकते हो? तुम सारे एसी बंद कर सकते हो? पंखे बंद करके बोले हम कार्बन बचाएंगे? नहीं कर सकते तुम। फैक्ट्रियां बंद करके तुम क्या इस भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को रोजगार दे सकते हो? तो व्हाट इज योर अल्टरनेट थिंकिंग? हाँ, हम गाड़ियां फॉसिल फ्यूल की बजाय हम क्लीन एनर्जी पे चलाएंगे। हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो कोयले की बजाय हम क्लीन एनर्जी से जनरेट करेंगे। हम कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एनर्जी कंजप्शन को घटाने के तरीके ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो आप इसके अल्टरनेट थिंकिंग यानी वैकल्पिक विचार। अगला है इनोवेटिव सॉल्यूशन। अगर यहां तक तुम पहुंच गए लाइफ में, यूपीएससी तुम्हें गोद ले लेगा, यूपीएससी तुम्हें गोद ले लेगा, यहां तक तुम पहुंच गए तो दैट नीड्स कांस्टेंट थिंकिंग। ये तो उतारना पड़ता है अपने अंदर। फिर लाइफ में तुम कभी नाकामयाब नहीं हो सकते कि अगर ये सोचो कि सर यूपीएससी में नहीं हुआ तो हम क्या भूखे, कभी नहीं। पैसे की तंगी नहीं आनी अगर तुम ये 3 हिस्से तुमने जोड़ लिए, ये ट्राइंगल तुमने बना लिया। आइडिया जनरेशन बहुत लोग आता है, बट अल्टरनेट थिंकिंग। इस दुनिया में जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो हैं क्या? बेसिकली स्टार्टअप कहते किसको है? अल्टरनेट थिंकिंग इज नोन एज स्टार्टअप। कि भाई किसी ने आया स्टार्टअप किस नाम पे, वो लिफाफे बना रहा है, कागज बना, लेकिन तुम पहले पेड़ काट के बनाते थे, उसने कूड़े से बना दिया। दैट इज अल्टरनेट थिंकिंग। स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम ही क्या है? अल्टरनेट थिंकिंग। कि तुम केमिकल यूज करते थे, हमने नॉन केमिकल पे बना दिया, हमने ऑर्गेनिक बना दिया, होता था ना, तो वही स्टार्टअप है। सो ये जिसके पास ये है ना, पैसा लक्ष्मी उसकी है, लक्ष्मी इसी ट्राइंगल में रहती है। सो दैट मस्ट बी योर पार्ट ऑफ लाइफ। ये प्रैक्टिस से आता है, तो लाइफ में कभी मुड़ के नहीं देखोगे। इनोवेटिव सॉल्यूशंस,
एग्जाम्पल लें, होमवर्क दे दें, कमरे में एसी लगा है, सुने हैं कई लोग इसलिए लड़ने आए कि वो बोतलवा भर जाती है। लड़कियों के हॉस्टल में भी हुआ है और लड़कों के हॉस्टल में भी हुआ है ना, वो बोतल भर जाती है, कौन रात में उठ के उसको फेंकने जाए। प्लीज मेजर कितना पानी 24 घंटे में निकल रहा है, और तुम कहां करते हो, उसको फेंक देते हो। क्या करते हो, क्या करते हो? क्लीन वाटर है वो, रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसको तुम पी सकते हो, इतना साफ पानी है, और चिल कूल्ड पानी है ना, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटेड वाटर है। कितना पानी सर 24 घंटे में? सर मैम, सर मैम, 10-15 लीटर। भाई भारत जैसे देश में उस दिन किसी का दिल तड़पा था, किसी का दिल तड़पा था इस क्लास में वो पानी को लेके। हाँ, उत्तराखंड नहीं आया है भाई साहब, 15 लीटर पानी साफ चिल्ड। आप क्या करते हो उस पानी का? सर मैम, क्या करते हो उसको भी सरदर्द समझ के फेंक देते हो। पहली बात उसी के लिए लड़ते हो कि ये स्टाफ नहीं दे रहे हैं उठाने के लिए, आप उसको फेंक देते हो। सर मैम, एक एसी से 15 लीटर पानी फॉर एग्जांपल 24 घंटे में आप फेंक देते हो। प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट हाउ मेनी एसीज आर देयर इन द इंडिया। सर और मैडम, एक मेरे लिए और कैलकुलेशन कर दो, इस बार दिल्ली में जो मारामारी हुई ना पानी के लिए, जो तू मैं हुई है, जो सर फोड़े गए हैं पानी के लिए, 20 लीटर पानी के लिए, 20 लीटर। मेरे कहने पे कालका जी चले जाना सुबह सुबह, पूरा परिवार 1 गैलन पानी के लिए लड़ता है, पूरा परिवार टैंकर आता है, मार पिटाई होती है, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, फैटर्निटी, ये सारी भावनाओं को तुम ऐसे चिथड़े होते हुए देखोगे। मैडम और सर, मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर हम इस एसी के पानी का ही प्रयोग कर लें तो सर और मैडम, आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों के पीने की पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है। सर मैडम प्लीज, आप लोग, मैडम सर, कितना पानी निकलता होगा? कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेशन है, नेट पे जाओ, गूगल से सर्च करो हाउ मेनी एसीज, स्प्लिट एसीज एंड विंडो एसीज आर इंस्टॉल्ड इन इंडिया। अभी सर बी ने अपना आंकड़ा दे दिया है, 50% ज्यादा भी केस बार। तो सर और मैडम, अगर 24 घंटे में 15 लीटर पानी आप निकाल रहे हैं तो प्लीज सर और मैडम आप बताइए कितना निकल सकता है, कितना पानी निकल रहा है? आंख बंद कर लेने के, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली आना थोड़ा ना बंद कर देगी। तो जो लोग ये ज्ञान दे रहे थे भारत में पानी की बहुत कमी है, जो लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि भाई पीने का पानी नहीं है, आप मुझे बताइए हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं? आपने किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और छोड़ो, सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। बताइए मैम सर, कैलकुलेशन करिए, लिखिए कितना पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, कितना पानी आप वेस्ट कर रहे हैं सर और मैडम। और जिसने दिल्ली में इस बार पानी के लिए मारपीट देखी होगी, पुणे में मार, बेंगलोर में अरबपतियों ने तो बेंगलोर छोड़ दिया कि पीने का पानी नहीं है। सर मैडम, राजस्थान की महिलाओं के बारे में आप लोगों को बड़ा दर्द होता है ना, 20 किलोमीटर एवरेज चलती हैं बेचारी, हार्डली 10 से 15 लीटर पानी के लिए, वो भी मिलता क्या है? नाले का पानी, गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी। जितना पानी आप एक रात में एसी से निकालकर फेंक देते हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा है, सर और मैडम, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? सो देश कौन बदलेगा? इसीलिए यूपीएससी की सारी शिक्षा जो है वो फैक्चुअल है, बस इससे ज्यादा थोड़े ना कुछ है। रटे रहो, बड़े रहो। कहां पता है कि जिस एसी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं कि भारत में, पढ़ते उसी के नीचे बैठ के ना, भारत में जल संकट है, 1 करोड़ एसी बिका इस साल, 1 करोड़ गुणे 15 लीटर, कितना? 25, क्या है? 35 लीटर पानी निकल आता है। अरे हम तो सेफ साइड चल रहे थे, मान लो बहुत से लोग हैं 24 घंटा एसी नहीं चलाते, उसकी बात कर रहे हैं। सर मैडम, 25 से 35 लीटर साहब कह रहे थे,
1 करोड़ से जरा मल्टीप्लाई करो तो इस साल जो एसी बिके हैं और जो पहले से इंस्टॉल्ड है वो टोटल एसी कितने हैं हमारे पास देश में? 1 बिलियन। सीरियसली चलो 1 बिलियन, 1 बिलियन इंटू सेफ साइड 30 लीटर मान लें। अरे बाप रे बाप। और दिल्ली का वाटर कंजप्शन कितना है? ये पर डे का है, पर डे। सर और मैडम दिल्ली का पानी कंजप्शन कितना है? 1 बिलियन, समझ लो 1 बिलियन गुणे 35 लीटर। और उसी के नीचे बैठ के हम पढ़ते हैं भारत में जल संकट, इस पर उत्तर लिखे हैं। वाह रे पैराडॉक्स, वाह रे विरोधाभास। उसी एसी के नीचे बैठ के आंसर लिखते हैं ना बेटी, भारत में जल संकट पर टिप्पणी करें। लिखते हैं कि नहीं? सो दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग कि हम थिंकिंग कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, W, प्रोसेस कंट्रोल। किसी भी चीज के होने में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ऑलवेज प्रक्रिया यानी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है। सो ब्लू हैट यूज अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस। मान लो आपको सॉल्यूशन तक जाना है, पानी को बचाओगे कैसे? क्या टेक्नोलॉजी चेंज करोगे? या हम अपने घरों में एक पाइप तो डाल सकते हैं ना, जन्म से पाइप थोड़े ना मिले थे। हम सारे एसी के पाइप्स को कोलैबोरेट करके हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। नहीं पीने के लिए इस्तेमाल करें हम अपने गमलों के लिए, या गवर्नमेंट, अगर हमें ये पता, पहले हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एसी नेसेसिटी है। हमारी गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि एसी नेसेसिटी। एसी अभी भी विलासिता वस्तुओं में आती, गिफ्ट इन गुड्स में आती है। तो एसी नेसेसिटी है, तो अगर हमने आज पाइप पैदा करके, ऐसा तो नहीं था आज से 50 साल पहले हमारे घरों में पाइप से आता था, हमने आज पाइप से किया। अगर हम सारे एसी को मैंडेटरी कर दें कि पाइप से जोड़ के हम एक जगह स्टोर करना है, तो साहब हम पानी मांगेंगे नहीं, हम पानी निकालेंगे, देंगे। हमारी बड़ी आबादी हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है, हम रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। 35 लीटर एक एसी से, एक घर में 2 एसी 3 एसी है, आप सोचिए 100 लीटर पानी हम देना शुरू कर देंगे। 100 लीटर पानी अगर आप देंगे तो 20 लीटर के हिसाब से 5 घर आप भर देंगे, तो 100 घर मिलकर 500 घरों को पानी सप्लाई कर देंगे। सर, साफ पानी, आरओ का पानी, चिल पानी, रेफ्रिजरेटर पानी, 100 घर मिलकर 500 घरों को पानी सप्लाई कर देंगे। दिस इज द पावर ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। बट इसके लिए क्या चाहिए? सोच। नेक्स्ट वन, ब्लू हैट, प्रोसेस। आप कुछ भी बनाएंगे, कैसे इन्फोर्स करेंगे? लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? आपने कहा सब लोग पानी, बोलो हम अपना घर तुड़वा दे, हमारा पैसा नहीं है, हम इतना नल लगवा देंगे। जैसे बोलो तुम्हारे माता पिता चिल्लाएंगे, तो आप गाइडलाइंस कैसे बनाओगे? बोले हम इंसेंटिव देंगे आपको, आपका पानी का, जैसे दिल्ली में वो मुख्यमंत्री ने कहा पानी का बिल माफ कर देंगे। नियम ये होना चाहिए था, अगर आप पाइपलाइन लगा देते हो हम पानी का बिल माफ कर देंगे। सरकार ने कहा छत पे सोलर पैनल लगाओ, 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। हम इंसेंटिव दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस बार उत्तेजित होकर आप ये एक बार कर लोगे, जिंदगी भर का हो जाएगा। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है। अब 25 साल तक तुम ग्रीन एनर्जी जनरेट करोगे, 25 साल तक ये पाइपलाइन से पानी अपने आप निकलेगा। सोचो 100 घर मिलकर 500 घरों को पानी दे पाएंगे, समस्या सॉल्व हो गई। तुम्हारा वेस्ट उनकी लाइफ का बेस्ट है, तुम्हारा वेस्ट उनका बेस्ट है। आरओ का ठंडा चिल पानी उनको मिल रहा है यार, जो तुम्हारी उसका वेस्ट है। सो रिसोर्स मैनेजमेंट, कई कई आपने देखा विला लगे हुए हैं, पैसे की कमी नहीं है, उनकी गाड़ियां, उनके कुत्ते का खाने का बिल इंसान के बिल से ज्यादा आता है। तो यार उनसे कहो कि तुम 300 यूनिट का क्यों, तुम ज्यादा लगा लो, तुम ज्यादा लगा लो। लेकिन वो भी कह रहा है आई हैव मनी, आई एम रेडी टू पे द बिल्स। वो ये नहीं समझ रहा है कि वो बिल्स राष्ट्र के लिए कितना भारी पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, एंड प्रोसेस कंट्रोल, राइट। सो ये हमारे 6 थिंकिंग हैक्स हैं। दीज आर 6 थिंकिंग। क्या सीखा हमने? पूरा प्रोसेस। व्हाइट, चलो एक बार मुझे फिर से बताओ। हाँ, व्हाइट किस लिए? जर्नी स्टार्ट, डेटा एंड एनालिसिस, वेयर टू थिंक। हम सोचे कहां से? बिना डाटा के आप अभी तक थोड़ी देर पहले एसी से पानी निकल रहा था, जा रहा था दिमाग में? नहीं। जैसे हुआ 1 बिलियन गुणे 35 लीटर, 35 बिलियन लीटर, 35 बिलियन लीटर पानी, बिलियन लीटर्स। आपको अंदाजा नहीं है कि कितने घरों तक पानी साफ पहुंच सकता है।
अब इस डाटा ने तुम्हें डरा दिया, ठीक है। दूसरा हाइट है हमारा येलो, हर चीज का पॉजिटिव साइड देखो, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि बिना इसके तुम पब्लिक सर्विस में डिसीजन नहीं ले, फिर तो हर चीज निगेटिव है, फिर तो देश ही छोड़ के चले जाओ, हर चीज निगेटिव है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं ना, बट तुम्हें इसी देश के लिए काम करना है, ये देश बहुत कुछ कर सकता है। तुम कह रहे हो कि लड़कियों की स्थिति बड़ी खराब है, भाई तुम्हारे यहाँ की टोटल आबादी से ज्यादा हमने पढ़ा दी, ये कम बात है। तुम कह रहे हो बड़ी भारत की हेल्थ की स्थिति बड़ी खराब है, सबसे कम जो है वो बजट में खर्च करता है। अबे भाई तुम्हारे यहाँ से टोटल पूरे यूरोप ने जितना इंजेक्शन लगाया ना वैक्सीन, उससे ज्यादा हमने अकेले लगा दिया, फिर भी तुम्हारे यहाँ मौतें ज्यादा हुई। आबादी के रेशियो में यूरोप में और अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई, भारत में नहीं हुई। बोले हमने कैसे मैनेज कर लिया? हमारा मिरेकल तुम कहां जानते हो? क्लियर है? अगर आप विदेशों में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, आप एक दवाई लेके दिखा दो, मर जाओगे, किडनी विडनी निकल जाएगी। भारत में भाई कुछ भी हो, गरीब आदमी को भी दवा मिल ही जाती है। तो मिरेकल हमारा तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, हम कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। सो जब तक तुम अपनी चीजों पे पॉजिटिव, ये तुम्हारी अपने लिए भी है, चाहे तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी लाइफ हो। जब तुम सोचो अरे वो फलाना कोचिंग का लड़का बहुत टॉप है, अरे तुम बिलीव करो कि तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है, तुम यहां तक पहुंचे, तुम इससे आगे भी जर्नी करोगे। तुम्हारे साथ बहुत से लोग नहीं पहुंचे, यहां तक छूट गए। सो थिंक पॉजिटिव। जब तक ये थिंकिंग में लेकर नहीं आओगे तब तक आगे कुछ नहीं होगा, डिसीजन तुम ले ही नहीं सकते। तुम रिश्ते में भी शक कर लो, किसका फोन था, बहुत अच्छा रिश्ता है, जीने मरने की बात है, किसके बारे में क्या बात हो रही थी, क्या मैसेज डिलीट किया, अगले दिन से जहर। दोस्त के बीच में कर लो, किसी दिन तुम हॉस्टल में रह रहे हो, बोले मेरा यार 500 रुपया गायब हो गया, बेवजह तुम खाली बोल के देखो और सबकी तरफ ऐसे देखो, बस मेरा 500 रुपया गायब हो गया। कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, दोस्ती की ऐसी तैसी हो जाएगी। वो आदमी को लगेगा मेरे ऊपर शक कर रहा है, ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। अब तुम्हारे पर शक नहीं कर रहे हैं यार, बस 500 रुपये मेरा गायब हो गया। बोले मैं ही तो था इस कमरे में, और कौन था? बिकॉज आपने थोड़ी देर बाद आपको मिला कि आपने किताब के अंदर डाल के छोड़ दिया है, आप भूल गए। लेकिन आपकी वजह से क्या हुआ? बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी लात। बात की महिमा में तो महाभारत का युद्ध हो गया। तो आपका वो क्या हो गया, रिश्ता खत्म, गया। सो थिंक पॉजिटिव। फिर हम कहां पहुंचे? डिसीजन करना है तो प्रॉब्लम को तो डील करना पड़ेगा हर जगह, पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, एवरीवेयर। सो यू हैव टू डील विद ब्लैक। प्रॉब्लम को देखो, निगेटिव साइड को भी देखो। तुमने कहा उत्तराखंड हिमाचल में सड़कें बननी चाहिए, देखो प्रॉब्लम कहां है, इकोसिस्टम कहां डेवलप होगा, टेरेन कैसी है, बचेगा कि नहीं बचेगा। बिजली पैदा करनी है, 78,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी है। बोलो नदियों को अगर हमने रोका तो उसके इकोसिस्टम का क्या होगा? नदियां गंदी हो जाएंगी, बीओडी बढ़ जाएगा, हमारी नदियां मर जाएंगी। ब्लैक के बारे में भी बात करो, खुल के बात करो, बैलेंस। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव, यू मस्ट आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। ये कौन कर पाएगा? वो जिसके अंदर अटैचमेंट नहीं है, वो जो स्थिर प्रज्ञ। यहां व्यक्तित्व की बात, इसीलिए मैंने कहा आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व कहते हैं। जब हम किसी प्यार करते हैं, मार उसकी तारीफ है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, और जब हम उसी की ऐसी तैसी करने पाते हैं तो मुंह खोलते चुड़ैल लगती है। तो ठीक है, ऐसे बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बारे में बात कर सके। होता है कि नहीं होता है? यू नीड करेज, ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए कि हाँ पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी हम बात करेंगे। सो बोथ साइड। तो इसमें क्या होगा? इसके लिए एक चीज चाहिए होती है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, जैसे अभी कोई मान लो राइट विंगर है, प्रो मोदी गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिख कर आ गया, यार सही कर रही है, और कोई एंटी मोदी है, क्या सही कर रही है, सब बर्बाद कर दिया, ये सब गलत है। तो जो इसमें न्यूट्रल होगा, जो यूपीएससी की सबसे बड़ी गाइडलाइन है, वही जो है वो दोनों पक्षों को देख पाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन। कौन सी टोपी अब मुझे पहना दो? रेड। चलो रेड क्या है? इमोशंस। स्टॉप, कॉशियस, रुको, कुछ मामले का एनालिसिस करो, ठीक है? तो ये उसके बारे में भी है। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रीन। 3 ट्राइंगल्स के एंगल्स में निकाल दो। थिंक क्रिएटिव, थिंक इनोवेटिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जिसके पास है भाई, उसके पास सब कुछ है। एंड द ब्लू वन,
प्रोसेस। प्रक्रिया क्या है? आप कहे साहब आपने फैक्ट दिया, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, 14 लाख बच्चे माता के गर्भ में मर जाते हैं पॉल्यूशन से। ठीक है, ये आंकड़े हैं, हमारी गाड़ियों से जो निकलता है वो धुआं है। 14 लाख के हम हत्यारे हैं, गवर्नमेंट ये डाटा हमसे छुपाती है। लेकिन एग्जाम्पल है, क्या रातों रात पॉल्यूशन पैदा हो गया होगा? उस पॉल्यूशन का प्रोसेस क्या है? तुम कह रहे हैं सब चिमनी है और कुछ थोड़े ना। अच्छा, सब किसान, कोई उद्योगपति है, एक किसान जो पराली जलाते हैं ना, उसे दिल्ली पर, अच्छा 1 महीने पराली जलाया, 11 महीने किसने जलाया? 11 महीने किसने जलाया? जो दिल्ली से मुरथल पराठा खाने चला जाता है 60 किलोमीटर, चाहते ना दिल्ली वाले खूब, चल आज गेड़ी मार के आते, वो लोग बोलते हैं चल गेड़ी मार के आते हैं, वो देखो, ठीक है, गेड़ी मार के आते, मुरथल पराठा खाने 60 किलोमीटर। हमसे भी एक सज्जन हमें लेके चले गए, हम इतनी गुस्सा आई थी यार कसम से, मार मार इनका मुंह पराठा हम कर दें। नाश्ते के समय निकले थे, लंच के समय पहुंचे, और उसके बाद इतनी लंबी लंबी लाइनें, सब पराठा खाने आए थे। अब मिलजुल के वो आया, वो ठंडा ठंडा हो गया था, समझ में नहीं आया इसको तोड़े फाड़े खोदे करें क्या इसका हम। अब फिर मुझे ये टेंशन थी कि फिर 60 किलोमीटर वापस जाना है, ये और बड़ी मुसीबत। यही रुक के सोना होता तो चलो ठीक था, अब 2 पराठे ज्यादा आप खा नहीं सकते। हमसे आए क्यों यहां तक हमें ही नहीं समझ। बड़ी देर तक मैं ये रहस्य ब्रह्मांड का समझता रहा और उनको घूर घूर देखता रहा कि समय का, और वो पूरा खुश देखा। मजा आया ना शुक्ला जी? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया कसम से। सो ये है हमारा, अब हम 60 किलोमीटर फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, डीजल गाड़ी से गए, और पराठा बना अंगीठी पे, कोयला हम जला रहे हैं। और फिर उसके बाद वही सज्जन एक दिन कहते हैं किसान जो पराली जला रहे हैं ना, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया। सो वी हैव अ वेरी डिफरेंट फेसेस, हमारे बहुत से चेहरे। सो ये क्या बताता है? नेक्स्ट वन, ब्लू प्रोसेस। चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये प्रोसेस जरूर होगा उसका। चाहे हम IR में जाएं, हम फॉरेन पॉलिसी में जाएं, हम पॉलिटी में जाएं, हम कहीं भी जाएं, प्रोसेस जरूरी है, बिना इसके आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो कितने हैट्स रहे हमारे? अब इसको आपको शुरू करना है, करेंगे? चलो कोई एडिटोरियल उठा लो आज, चलो शुरू करो। बिना प्रैक्टिस के ये मजा नहीं आएगा। व्हाइट से शुरू करेंगे, डाटा सर्च करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, आजकल वो 4-4 कलर वाले पेन भी आ रहे हैं, स्केच रख सकते हैं, वैक्स रख सकते हैं, वैक्स कलर होते हैं छोटे छोटे, और हम बिना हेडिंग डाले न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कलर कोड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है? इसका सबसे बड़ा फायदा, हम बुक पढ़ रहे हैं, मान लो कोई चैप्टर हमने उठाया, कोई एडिटोरियल उठाया, फॉर एग्जांपल ये मेरा एडिटोरियल है, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग जितने भी पेपर्स होंगे ना, जैसे एडिटोरियल में थिंकिंग होती है, वो तुम देखना 6 पार्ट के अंदर ही लिखे जाते हैं सिर्फ। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमने यहाँ व्हाइट मार दिया या W लिख दिया, व्हाइट ही लिख दिया, कलर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ मैंने 2 जगह WW लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, इसका मतलब ये डाटा है दैट नीड्स एनालिसिस। ठीक है, हमने क्या किया? मार्क कर लिया उसको। मेरे नोट्स वहां से पढ़ते पढ़ते नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। फिर कोई बात आई उसकी निगेटिव एस्पेक्ट, मान लो ये टूरिज्म पे निगेटिव लिखा था, तो हमने क्या करना है? ब्लैक, हमने ब्लैक लिख दिया। हाँ भाई, ये निगेटिव पॉइंट सारे लिख रहा है। येलो क्या है? या ऐसे टोपी बना दी, येलो वाई, इसका मतलब पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, यहां पर ये आगे बढ़ने की बात कर रहा है। इट शुड बी, सलाह दिया जाता है ना कि सरकार को ये किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर हमें मिला, टोपी बना दी, कौन सी? ग्रीन। क्रिएटिव थिंकिंग है, क्या किया जा सकता है, कैसे चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म, ST, सस्टेनेबल टूरिज्म का हम कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि टूरिज्म में भी सस्टेनेबिलिटी को हम लेकर आए, हम टूरिस्ट को ट्रेन करें वहां के एनवायरमेंट के बारे में, वहां के इकोसिस्टम के बारे में, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं। और इसको करने के लिए सरकार को ये मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। कौन सा हैट हो गया जब हम प्रोसेस एस्टैब्लिश करते हैं? ब्लू। कॉशियस होना है। मान लीजिए उसमें दिया कि अगर टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान वहां के यूथ को क्या करेगा? अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अब उसने मुझे
कॉशियस दिया कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा, तो ये कौन सा मेरा कलर है, रेड। व्हाइट कलर ने मुझे क्या बताया, डाटा दिया क्या स्थिति चल रही है। मान ले किसी ने कहा टूरिज्म बढ़ गया, टूरिज्म घट गया, तुम्हें नहीं, अब आज के बाद ये बढ़ गया घट गया। हाँ जी ठीक है सब। तो क्या किया आपने, कलर कोडिंग कर दी, बहुत गंभीरता से इसको लो। ये एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते खत्म। अभी कुछ दिन में उसे किसी ने, मैंने टाइम ब्लॉकिंग मेथड सिखाया था कि आप तत्काल पढ़िए। तो मेरे पास कई लोग का मैसेज, सर पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हमेशा कुछ लोग चिल्ल चिल्ल करते रहते। अब आप पढ़ो और कलर कोडिंग कर दो या कोड कर दो और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। दिस अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं मेरे सिखा देने से नहीं होगा। एडवर्ड डी बोनो की किताब मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ी थी, बट ये प्रैक्टिस में धीरे धीरे आया। फिर बार बार दिमाग वापस खींच के लेके जाता है। फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। चलो कोई भी एक एडिटोरियल उठाओ, करो, प्रैक्टिस करो, तभी जो है वो आउटपुट आएगा। क्या है? हाँ क्या किया, वंडरफुल। अब अभी इससे पहले हम जो इंफॉर्मेशन आ रही थी हम उसको उसी तरह से रखते जा रहे थे। अब हम इंफॉर्मेशन को कमांड कर लेंगे कि ये भाई तू व्हाइट में रहेगा, तू ग्रीन में रहेगा, तू ब्लैक में, तू ब्लू में, तू मेरे हिसाब से चलेगा। अब अपने दिमाग को और ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने कहा चलिए आज शुरुआत करते, मान लो हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं सर। सो हिस्ट्री में सर ने कहा कि अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो पहला दिमाग डाटा, वेयर इज द डाटा, कब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहां है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी जगह को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, दैट इज डाटा। आपका दिमाग वो टोपी पहन लो, थोड़ा तड़ातड़ इमेजिनेशन करो एडवर्ड डी बोनो की तरह। जैसे उन्होंने देखो कितनी सुंदर टोपी पहन रखी है, इसी तरह से टोपी पहनो। वेयर इज माई हैट। फिर वो तुमसे कुछ बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे स्टैब्लिश हुई। तो कैसे, कैसे मतलब प्रोसेस। कौन सी टोपी, तड़ाक से ब्लू हैट मारा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉजिटिव चीजों पे बात कर रहे हैं। ड्रेनेज है, सड़कें काट रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसी पक्की नालियां, XYZ, अन्नगार वन्नगार। कौन सी टोपी, येलो। फिर आगे बात गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके बहुत सी थ्योरीज हैं जो बहुत ही निगेटिव बातें करते हैं कि आर्यन ने इसको नष्ट कर दिया, बाढ़ ने नष्ट कर दिया, अब तो ये भी आ गया परमाणु बम गिर गया। सो हमें क्या करना है, बैक हैंड। फिर रेड कॉशियस कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज का अर्बनाइजेशन क्या सीख सकता है, दैट इज क्रिएटिव। आप ग्रीन पे चले गए, क्रिएटिव है। भारत के शहर क्या सीख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सो वी जस्ट यूज आवर हैट्स। और ये जब प्रैक्टिस बन जाएगी ना सोचने की, तो आप बिल्कुल फोकस रहोगे, सुनोगे, मजा आएगा।
कि कौन सी टोपी पहननी। इमेजिन करो खटाखट जो है आप टोपी चेंज कर रहे हो। सम काइंड्स इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल। तो आप इंफॉर्मेशन को अभी तक हम सुन रहे थे और जैसे पा रहे थे वैसे उसको लिखते ऐसे कर रहे थे ना, अब कमांड मिलेंगे उसको कि मेरी इंफॉर्मेशन इस वाली कैटेगरी में ही जाएगी। इट टेक सम टाइम, ये 5-6 महीने कम से कम लेगा अगर आज से प्रैक्टिस शुरू करते हो। बट धीरे 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 ये इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन सुनते तुम किसी मीटिंग में भी बैठोगे ना और सारी बात हुई, तुम सारा कंक्लूजन निकाल के उसको दे दोगे। तुमने ये बात कही, तुमने वो बात कही, तुम्हारा ये कंक्लूजन खत्म। तुम्हारे सामने कोई एडिटोरियल पढ़ के भी निकल जाएगा ना, तो बता दो कि एडिटोरियल में ये बातें हुई थी, सारी बातें ये की गई थी, आपने ये की। क्योंकि अब आप उस इंफॉर्मेशन को एक बहुत बड़ी पावरफुल मेमोरी मेथड में लेकर आ रहे हो, जिसको 3B मेथड कहते हैं। पूरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है 3B मेथड, बिट बाय बिट। हमारा दिमाग लेता ही इंफॉर्मेशन इसी मेथड में। इसको जब तुम ये बड़ा पेज, बड़ा एडिटोरियल दिखाते हो, डर जाता है बेचारा, ये प्रोसेसिंग ही नहीं है उसकी, ये उसकी प्रोसेसिंग ही नहीं है। तो क्या होता है जब आप ये मेथड इस्तेमाल करते हो, तो सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को तुमने 6 पार्ट में तोड़ के बाहर कर दिया। अब वो इसको खा जाएगा तुरंत के तुरंत, इसको ले जाएगा अपने साथ, ठीक है, इसका रस निकाल देगा। तो जैसे ही जब तुम इसको मोटी किताब, आज विपिन चंद्रा पढ़ेंगे, आज लक्ष्मी, ये बेचारा डर जाता है। जैसे इसको एडिटोरियल 16 पेज पढ़ने में डर जाता है बेचारा। अब आज से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे मान लो ये 12 पेज का हमने दिया, दे रहे ना ओजान टाइम्स में, बस क्विक पढ़ा और इसी पीडीएफ में ही 6 कलर मार दिए, 6 कलर मार के खत्म। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, उठा के तोड़ दो इसको और फिर देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर आता है। तुम्हारे लिए कोई भी किताब, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़पेपर धीरे धीरे बच्चों का खेल होती जाएगी। मैं कभी न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता, कभी नहीं। मेरी एक चाय जितनी देर में खत्म होती उतनी देर में न्यूज़पेपर खत्म होता है, और वो आंख के सामने से गया और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज। कल मुझे क्लास लेनी थी परसों, और उसमें वो एक महिलाओं वाला आया था कि वही महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं, वही महिलाएं जो हैं वो सुहागिन के लिए वो राशन उठा रही हैं। सिर्फ मेरी आंख के सामने टाइटल गुजरा था और क्लास में मैंने उसको कोट कर दिया दिखा के। पूरी क्लास उसी पे मेरी स्टैब्लिश हो गई, इंडियन सोसाइटी की। उसका रीज़न है कि आंख से सामने वो गया, उसको मेरे दिमाग ने उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मुझे उसके लिए अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते मेरा दिमाग क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, उसको अपने आप ही तोड़ देता है। इसी थिंकिंग हैट्स में उसको तोड़ देता है। सो अब मैंने आज तुम लोगों को एक चीज़ सिखाई है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, मुझे दिखाओ कितनी अच्छी कलर कोडिंग करते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट प्रीवियस बहुत शानदार नोट्स बनाते थे, क्या शानदार कलर्स में वो लिखते थे। तो वर्ड यूज़ करना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, हेडिंग्स यूज़ करना बंद कर दोगे, धीरे धीरे कलर कोडिंग शुरू करोगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई और ऐसी समस्या जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें रोक रही है, तुम्हें जो है स्टक कर रही है, हमेशा खुल के कहो। यहां जीतने के लिए आए हो और जीत के ही जाना है। इस संसार में केवल 2 तरह के ब्रेन होते हैं, ट्रेन्ड ब्रेन और अनट्रेन्ड ब्रेन। देयर इज नो सच थिंग इज सक्सेस और फेलियर। इस संसार में सक्सेस फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर हम किसी चीज में फेल हो गए इसलिए क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ली थी। अगर हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाए तो हम उस चीज को अचीव कर लेंगे। और किसी भी चीज को अचीव करने से पहले विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप कभी भी इबादत भी नहीं कर पाओगे, पूजा भी नहीं कर पाओगे। विश्वास नहीं करोगे तो किसी रिलेशनशिप को भी नहीं जी पाओगे, ठीक है। तो अगर विश्वास नहीं करोगे तो कभी भी अपने अंदर चेंजेस लेकर नहीं। सो ट्रस्ट, आप स्वयं पे ट्रस्ट करें, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करें। अगर आपको सही ट्रेनिंग मिलती है तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस कोई भी रोक नहीं सकता। इट्स मैटर ऑफ ट्रस्ट ओनली। क्लियर है? और स्किल्स मौजूद हैं। आप रिक्वायरमेंट क्रिएट करिए कि मुझे ये चीज सीखनी है। आप सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे, मैं वो चीज कर दूंगा। आपने यही उस दिन मुझसे बाहर कहा था, ये बच्ची आई, इसने कहा कि आपने कहा था कि जो है कलर कोडिंग आप सिखाएंगे। मैं जा रहा था, मैंने कहा ठीक है, अगर आप कलर कोडिंग सीखने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, एक्टिव स्टडी आपने कर ली है, मैं सिखा दूंगा। आ गया देखिए अब मैं, तो आप मुझे बताइए, संवाद करिए, कम्युनिकेशन करिए, मैं आप तक आपकी चीज पहुंचा दूंगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
थैंक यू बच्चा पार्टी।